एंशियंट इंडिया में पनिशमेंट हमेशा तलवार, फांसी या युद्ध नहीं होती थी। कई बार सबसे टफ पनिशमेंट वो होती थी जिसमें खून का एक बूंद भी नहीं गिरता था। उस सज़ा का नाम था वनवास। आज के टाइम में एक्सेल बस जगह बदलने जैसा लगता है, लेकिन पुराने युग में वनवास का मतलब होता था अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़ देना। वनवास सिर्फ जंगल में रहना नहीं था, इसका मतलब था राज्य से बाहर हो जाना, सोसाइटी से दूर हो जाना और धीरे धीरे लोगों की मेमोरी से फेड हो जाना। वो जिंदा तो रहते थे, चल सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन सिस्टम के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस जमाने में डेथ को एक प्रॉपर एंडिंग माना जाता था। अंतिम संस्कार होते थे, लोग याद रखते थे, नाम लिया जाता था, लेकिन वनवास में कोई क्लोजर नहीं मिलता। कोई गारंटी नहीं होती थी कि लोग उसका नाम भी लेंगे या नहीं। इसीलिए कई लोगों के लिए वनवास मौत से ज़्यादा डरावना माना जाता था। इसी वनवास का सबसे क्लियर एग्जाम्पल हमें रामायण में मिलता है। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी, राज्य स्टेबल था, लोग खुश थे और फ्यूचर भी डिसाइडेड लग रहा था। तब बिना किसी युद्ध के, बिना किसी क्राइम के एक सिंपल सा ऑर्डर दिया गया राम को राज्य छोड़कर वन जाने का। उसके साथ जुड़ गए उसका पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण। ये कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं था और ना ही पर्सनल सेक्रीफाइस के रूप में प्रेजेंट किया गया। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। राज्य ये दिखाना चाहता था कि सिंहासन किसी इंडिविजुअल का नहीं होता। अगर खून बहता तो राज्य में रेबेलियन होता। वनवास दिया गया और सिस्टम शांत रहा। वनवास के साथ सिर्फ पैलेस और कंफर्ट नहीं छूटते, उसके साथ छूट जाता है अपना शहर, अपने लोग और अपनी पहचान। जंगल में रह के भी अपने शहर का फेस्टिवल्स की आवाज़ दूर से सुनाई दे सकती है। राज्य का फैसलों की खबर मिल सकती है, लेकिन उनमें कोई हिस्सा नहीं होता, प्रेजेंट होकर भी इंक्लूड नहीं होते। महाभारत के समय तक आते आते वनवास और भी कठोर हो चुका था। यह सिर्फ जंगल भेजना काफ़ी नहीं था, साथ में एक और सज़ा जोड़ गई, अज्ञातवास। इसका मतलब था अपनी असली पहचान छुपा कर जीना। वही इंसान है लेकिन अपने नाम के बिना, अपने पास्ट के बिना। उनको खुद की ज़िंदगी दूसरे नाम से जीना पड़ता था ताकि कोई पहचान ना सके। ये सिर्फ एक्सेल नहीं था, ये था जिंदा रहकर खुद को नॉन एग्जिस्टेंट बना देना। और कोई पहचान भी लिया तो फिर से शुरू हो जाएगा वो वनवास और अज्ञातवास का साइकिल। पुराने राजा जानते थे कि कुछ लोगों को मारना खतरनाक होता है। डेथ से कहानी बनती है, सिंपैथी आती है और लोग याद रखते हैं। वनवास से कहानी ही रुक जाती है, ना कोई हीरो बनता है ना कोई शहीद। इसीलिए वनवास एक साइलेंट पनिशमेंट था, लेकिन सबसे इफेक्टिव भी। वनवास का सबसे मुश्किल हिस्सा जंगल, भूख या जानवर नहीं होते थे। सबसे मुश्किल होता था वेटिंग। ना पता कब ये सज़ा खत्म होगी, ना पता कोई याद भी कर रहा है या नहीं। हर दिन एक ही सवाल के साथ गुजरता था, समझ के लिए वो अभी भी एग्जिस्ट करता है यह सब ने भूल गया है। मौत एक पनिशमेंट होती है, वनवास एक लंबी प्रोसेस होता है जो रोज़ रिपीट होता है। कुछ लोग वनवास से लौट आए, राज्य भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिली, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होता था। सिस्टम का एक अनरिटन रूल था, जो एक्सेल से लौट कर आए वो दोबारा सिस्टम के लिए थ्रेट नहीं बनना चाहिए। लोग तो वापस आ जाते, पर पहले जैसी अथॉरिटी नहीं आती। इसलिए प्राचीन भारत में कई बार डेथ को मार्सी माना जाता था और वनवास को सबसे कठोर पनिशमेंट। डेथ एक क्लीन एंड होती है, वनवास एक ऐसी सज़ा होती है जिसमें इंसान जिंदा रहता है पर धीरे धीरे अपनी जगह खो देता है। और शायद इसी वजह से रामायण और महाभारत दोनों में वनवास को सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं, एक सिस्टम टूल की तरह यूज़ किया गया। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे या आपने वनवास को पहली बार इस नज़र से देखा है तो कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। और अगर आप ऐसे ही एंशिएंट सिस्टम्स, अनटोल्ड रूल्स और फॉरगॉटन आइडियाज़ पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के लेकर।